रुचि नीचे जाकर रोद के लिए कुछ अच्छा सा हल्का बना रही थी। तभी उसके पास रिया भी किचन में आ जाती है। रुचि रोद के लिए दलिया बना रही थी। तभी रिया भी किचन में आ जाती है। रिया ने रुचि को देखकर कहा, भाभी आप क्या बना रहे हो? तो रुचि ने रिया की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भाई के लिए दलिया बना रही हूँ, उन्हें दवाई खिलानी है। और फिर रिया मुस्कुराकर रुचि के बगल पर वहीं खड़ी हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी आदि ने वहां आकर रिया के बाल खींचते हुए रिया से कहा, क्यों चिपका ली? तू मेरी भाभी से क्यों चिपक रही है? उन्हें भी तू अपने जैसा बना देगी। तो रिया ने आदि को मारते हुए कहा, वो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी भाभी हैं, और अगर मैं उन्हें अपने जैसा बना दूंगी तो क्या बुराई है मुझ में? तो आदि ने कहा, तू ये बता तुझ में अच्छाई क्या है? जब देखो तब किसी न किसी को काटने के लिए दौड़ती रहती है। फिर आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी आप इस चुहिया से दूर ही रहना, वरना पता चले ये आपको भी काट ले। तभी दिया ने वहाँ आकर कहा, काटते तो तुम हो, उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? पहले खुद की करतूतों को सुधारो, फिर दूसरों के बारे में बोलना। दिया की बात पर आदि ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी क्या करतूत है? जरा बताना तो तुम, मैं भी तो जानूं ऐसा मैंने क्या किया है। तो दिया ने आदि से कहा, अगर सबके सामने बता दी तो तुम्हारा ये जो भोला बनने का मुखौटा है ना, वो उतर जाएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि किसी को कुछ पता ना चले। तो आदि ने भी अकड़ते हुए कहा, ऐसा भी मैंने क्या किया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? अब तक किचन में युक्ति और प्राची भी आ गई थी। तभी दिया ने चिढ़ते हुए कहा, बता दूं सबको कि कल रात तुमने मुझे ज़बरदस्ती किस किया था और अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। दिया की बात सुनकर सब लोग हैरानी से आदि की तरफ देखने लगते हैं। वहीं आदि का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि दिया कुछ ऐसा भी बोल देगी। तभी आदि ने वहाँ से भागते हुए कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, अब मैं चलता हूँ, आप लोगों से बाद में बात करूँगा। आदि के ऐसे भागने पर सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर हंस देते हैं। तभी प्राची ने दिया को देखकर कहा, तो क्या हम तुझे अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयारी कर लें? प्राची की बात पर दिया ने कहा, नहीं, क्योंकि उस पागल से मुझे शादी वादी नहीं करनी। तो रुचि ने दिया को चम्मच दिखाते हुए कहा, खबरदार जो मेरे देवर को पागल बोला, मैं तेरा सिर फोड़ कर रख दूंगी। तो दिया ने रुचि से कहा, अरे यार तो चिढ़ क्यों रही है, वो पागल ही है तो उसे मैं पागल ही बोलूँगी ना। अरे कल वो मुझे पागलों की तरह ही तो किस कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे होठों को चबा जाएगा। ऐसे कौन किस करता है? तब युक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है सब ऐसे ही किस करते हैं, क्योंकि उसके किस करने के तरीके से लगता है जैसे हमारे होंठ कोई स्ट्रॉबेरी हैं और वो सब उन्हें खा जाना चाहते हैं। तभी रुचि ने मासूम सफ़ेद बनाते हुए कहा, मेरा पति तो मेरे होठों को सच में चबा जाता है। तभी रिया ने उन सब लोगों को रोकते हुए कहा, अरे बस आप लोग जरा सी तो शर्म कर लो, आपके सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी है और आप सब ऐसी बातें कर रही हो। बच्चे को बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। रिया की बात सुनकर रुचि ने कहा, सॉरी सॉरी, हम भूल गए थे। फिर रुचि ने एक बाउल में दलिया लिया और उसे निकालते हुए कहा,
मैं अपने रूम में जा रही हूँ अपने पति को दलिया खिलाने के लिए। इतना बोल कर रुचि वहाँ से चली जाती है। रितिका कब से खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वहीं प्राची अपने रूम में बैठी प्रथम का ही वेट कर रही थी, लेकिन प्रथम अभी तक नहीं आया था। अब प्राची को गुस्सा आने लगता है। तभी प्रथम रूम में आता है। प्रथम एक नज़र प्राची को देखकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद प्रथम वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है प्राची बेड पर पलथी मारकर बैठी हुई थी और उसे ही घूर रही थी। तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो प्राची ने प्रथम से कहा, तो तुम ही बता दो कैसे घूरूं? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन जनाब का तो कुछ पता ही नहीं, उन्हें बस काम करना है। तो प्रथम ने प्राची के पास आकर कहा, हाँ, क्योंकि इस वक्त थोड़ा ज़्यादा काम है। जब से रूथ के ऊपर हमला हुआ है तब से मीडिया हमारे पीछे ही पड़ी है और हमारे दुश्मन भी घात लगाए बैठे हैं। इसलिए हमें हर तरफ नज़र रखनी है कि कहीं से कोई गलती ना हो जाए। प्रथम और प्राची बात कर ही रहे थे, तभी प्रथम का फोन रिंग करता है, जिस पर मेघा का नाम फ्लैश हो रहा था। प्रथम के साथ साथ प्राची की नज़र भी प्रथम के फ़ोन की ओर चली जाती है। तो प्राची ने चिढ़ते हुए प्रथम से कहा, ये इतनी रात को तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? तो प्रथम ने कहा, हो सकता है इसे कुछ काम हो। तो प्राची ने प्रथम के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, इतनी रात को कौन सा काम हो सकता है जो ये इतनी रात को फ़ोन कर रही है? अब तक तो फ़ोन कट चुका था। तभी प्रथम ने कहा, मुझे क्या पता, अब ये तो उससे बात करने पर ही पता चलेगा। तो प्राची ने कहा, कुछ ज़्यादा ही नहीं मारे जा रहे हो तो मुझसे बात करने के लिए? तभी प्रथम का फ़ोन एक बार फिर से रिंग करता है। अब प्राची प्रथम को गुस्से से घूर रही थी। तभी प्राची गुस्से में प्रथम के हाथ से फ़ोन लेकर पिक कर लेती है। फिर उसने मेघा पर भड़कते हुए कहा, तुम्हें रात में भी चैन नहीं आता जो मुंह उठाकर कॉल कर देती हो? तुम में इतना दिमाग तो होना चाहिए था कि इस वक्त तुम्हारे बॉस अपने बीबी के साथ होंगे और तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये बात समझ भी नहीं आती, इसलिए कभी भी कॉल कर देती हो। प्राची ने गुस्से में मेघा को काफ़ी कुछ सुना दिया था और फिर उसने गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। प्रथम बस प्राची को ही देखे जा रहा था। तभी प्राची ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें क्या हुआ जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो? तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी बीबी काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी हो रही है। तो प्राची ने प्रथम को देखकर कहा, हाँ हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम्हें इतनी रात को कोई लड़की कॉल करे, खासकर तब जब तुम मेरे साथ हो। अगर आज के बाद मैंने किसी लड़की का कॉल देखा तो मैं तुम्हारा सिर ही फोड़ दूंगी। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने कहा, एक तो तुम खुद मुझसे बात नहीं करती हो और ऊपर से अगर कोई करना भी चाहे तो तुम करने भी नहीं देती उसे। तो प्राची ने प्रथम का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें दूसरों से बात करनी है तो मुझसे शादी क्यों की थी? किसी ऐसी लड़की से शादी करते जिससे तुमसे कोई मतलब ही ना होता। तो प्रथम ने कहा, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे करता था ना, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, सोचा कि तुम्हें भी शादी के बाद मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन शायद मैं गलत था।
तुम्हें मुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं और शायद अब कभी होगा भी नहीं। प्रथम की बात सुनकर प्राची बस उसकी आंखों में देखती रहती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था प्रथम के मुंह से ये सब सुनकर, क्योंकि प्राची को भी प्रथम से प्यार हो गया था। लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स प्रथम को नहीं बताई थी। लेकिन आज प्रथम की बात सुनकर प्राची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी प्राची प्रथम की कॉलर पकड़कर उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लेती है और उसके होठों पर अपने होठ को रख देती है। प्राची की इस हरकत पर प्रथम हैरान था। उसका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। वहीं प्राची प्रथम के होठों को शक किए जा रही थी। तभी प्राची प्रथम के होठों को काट देती है, जिससे प्रथम अपने होश में आ जाता है और वो भी एग्रेसिवली प्राची के होठों को चूमने लगता है। प्राची का फेस इस वक्त पूरा लाल हो गया था। तभी प्रथम ने प्राची के करीब जाते हुए कहा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब मैं खुद को और कंट्रोल करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें हर हाल में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी गर्दन झुका लेती है। ये देखकर प्रथम वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी प्राची ने प्रथम के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं रेडी हूँ। प्राची की बात सुनकर प्रथम के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। प्रथम ने प्राची के करीब जाकर कहा, सच में? फिर तुम मुझे गालियाँ तो नहीं दोगी ना? तो प्राची ने कहा, अगर तुमने मुझसे ज़्यादा परेशान किया तो दूंगी। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं करूँगा और गालियाँ भी खा लूँगा, लेकिन आज रात मैं तुम्हें कभी बोलने नहीं दूँगा। इतना बोलकर प्रथम प्राची के ऊपर आ जाता है और उसके होठों को किस करने लगता है। आज प्रथम के फेस पर अलग ही चमक थी, क्योंकि फाइनली आज उसने अपने प्यार को पूरी तरह से अपना बना जो लिया था। वहीं दूसरी तरफ रुचि रुद्र को खाना खिलाकर उसे दवाई खिलाकर फिर रुचि आराम से सो जाती है। लगभग रात के 2 बजे रुद्र की नींद खुलती है तो एक नज़र रुचि को देखता है। फिर वो धीरे से उठकर वहाँ से स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। रुद्र किसी के जागने पर अपने रूम से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई उसे काम नहीं करने देता। बल्कि इस वक्त वो चुपचाप नहीं बैठ सकता था, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे पता लगाना था। लगभग 1 घंटे काम करने के बाद रुद्र अपने रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि रुचि आराम से सो रही थी और उसका जो कंबल था वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो रोज जाकर एक हाथ से कंबल उठाकर रुचि को उठाकर खुद उसकी बगल में लेट जाता है। अगली सुबह प्रथम के रूम में जब प्राची की नींद खुलती है तो देखती है वो प्रथम के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। फिर वो सिर उठाकर प्रथम को देखती है तो प्रथम आराम से गहरी नींद में सो रहा था। प्रथम को देखकर प्राची के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर उसे शरारत सूझती है तो वो अपने बालों को लेकर प्रथम के कान में डालने लगती है। प्राची के ऐसा करने पर प्रथम नींद में ही कुनकुनाता है और करवट लेकर लेट जाता है। तो प्राची थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से वही हरकतें करने लग जाती है। इस बार प्रथम की नींद खुल जाती है और वो एक झटके में प्राची को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि प्राची को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी आंखें बड़ी करके प्रथम को देख रही थी। तब प्रथम ने प्राची की आंखों में देखते हुए क्या
कहा, ये क्या हरकत थी? तो प्राची ने पाउच बनाते हुए कहा, मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। तो प्रथम ने अपनी आईब्रो चुचकाते हुए कहा, रेली, तुमने कुछ नहीं किया? कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन बहुत कुछ करने का कर रहा है। प्रथम के ऐसे देखने पर प्राची के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। प्राची प्रथम की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, ज़्यादा हिलो मत, वरना बहुत पछताओगी। प्रथम की बात सुनकर प्राची एकदम से शांत हो जाती है तो प्रथम धीरे धीरे प्राची के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। प्रथम को अपने करीब आता देख प्राची अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर प्रथम धीरे धीरे उसे किस करने लगता है और एक बार फिर से वो दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो से जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद प्रथम प्राची को गोद में उठाकर बाथरूम में चला जाता है और फिर दोनों साथ में नहाकर रेडी हो जाते हैं। वहीं रुचि रोद के कपड़े निकाल रही थी क्योंकि उसे रोद को स्पंज बहुत देनी थी। रोद एकटक रुचि के फेस को देखे जा रहा था। रुचि ने रोद की अपर बॉडी को साफ कर दिया था। अब रुचि ने हाथ रोद के लोबर को उतार रहे थे। रोद की हालत देखकर रुचि के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वहीं रोद अपनी आंखों में शरारत लिए रुचि को ही देख रहा था। तभी रुचि रोद के लोअर बॉडी को कंबल से ढक देती है तो रोद ने रुचि की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? तुम मुझे कंबल से क्यों ढक रही हो? अभी तो मेरी बॉडी को साफ करना है ना, और तुमने तो पूरे कपड़े भी नहीं निकाले हैं। तो रुचि ने रोद को देखकर कहा, मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, अब आप खुद ही निकाल लो। तो रोद ने कहा, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। और वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रही हो। हम एक दूसरे को कई बार बिना कपड़ों के देख चुके हैं, तो तुम इतना मत शर्माओ। रुचि एक गहरी सांस लेकर रोद के करीब पहुंच जाती है और फिर वह धीरे धीरे उसके बाकी के कपड़े भी निकाल देती है। अब तभी कोई रूम के बाहर नॉक करता है तो रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तब रोद ने रुचि से कहा, उसे इग्नोर करो और अपना काम करो, जो भी है चला जाएगा। तब रुचि ने मासूमियत से कहा, अगर किसी को ज़रूरी काम हुआ तो रोद ने रुचि को देखकर कहा, तो क्या तुम मुझे इस हालत में छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए जाओगी? तो रुचि ने रोद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, आप ऐसे ही बैठो, मैं देख कर आती हूँ। और फिर वो बिना रोद की बात सुने डोर ओपन करने के लिए वहाँ से चली जाती है। वहीं रोद बिना कपड़ों के बस ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठा था। वहीं रुचि जब डोर खोलती है तो आदि और पार्थ अंदर की ओर घुसे चले आ रहे थे। उन लोगों को देखकर रोद ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो आदि ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, भाई हम यहाँ आपको देखने आए थे। तो रोद ने कहा, क्यों, मैं क्या कहीं का सेलिब्रिटी हूँ? तो आदि ने कहा, नहीं भाई, हम तो बस आपका हाल चाल पूछने आए थे। वैसे अभी आप बिना कपड़ों के क्यों बैठे हो? तो रोद ने कहा, क्योंकि मुझे स्पंज बहुत लेना है। तो आदि ने कहा, लाइए, मैं आपको स्पंज बॉक्स दे देता हूँ। तब रोद ने आदि को घूरते हुए कहा, तुम मेरी बीवी हो क्या?
रोहित की बातों को सुनकर आदि ने जल्दी से अपना सिर को ना में हिलाते हुए कहा, अरे नहीं भाई, मैं तो बस भाभी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तो रोहित ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बीवी मेरा ध्यान अच्छे से रख सकती है, इसलिए अभी की अभी तुम दोनों यहाँ से निकलो, क्योंकि मुझे अभी स्पंज बाथ लेना है, वो भी अपनी बीवी के हाथों से। रोहित की बात सुनकर आदि और प्रथम वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रुचि रोहित की तरफ बढ़ जाती है और फिर वो रोहित को स्पंज बाथ देने लगती है। रुचि का फेस इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो गया था। वहीं रोहित की नज़र तो रुचि के फेस पर ही टिकी हुई थी। कुछ ही देर में रुचि ने रोहित को कपड़े पहना दिए थे और फिर दोनों रेडी होकर नीचे नाश्ते के लिए चले जाते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं रिया का मुंह बना हुआ था, तो रोहित ने रिया को देखकर कहा, क्या हुआ बच्चा, इस तरह से मुंह लटकाकर क्यों रखा है? तो रिया ने रोहित से आदि की शिकायत करते हुए कहा, भाई आदि भाई बहुत बुरे हैं, वो जब देखो तब मुझे बहुत परेशान करते रहते हैं और अभी आपके आने से पहले भी मुझे ही परेशान कर रहे थे। तो रुद्र घूर कर आदि की तरफ देखता है। रुद्र को अपनी तरफ देखता पाकर आदि ने जल्दी से कहा, भाई ये कुछ भी बोलती है, उल्टा ये मुझे परेशान कर रही थी और ऊपर से आपसे मेरी ही शिकायत कर रही है। रोहित की बात सुनकर दिया ने कहा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं जिससे शिकायत करनी पड़ती है। अगर तुम अपनी हरकतें सुधार लोगे तो कोई शिकायत नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम अपनी हरकतें को सुधारोगे, इसलिए डांट खाने की आदत डाल लो। दिया की बात सुनकर आदि दिया को घूर कर देखता है। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लोग उस तरफ देखते हैं। वहाँ शिल्पी जी, नयन जी और पार्थ और अभी के पेरेंट्स खड़े हुए थे। जब अभी की नज़र अपने पेरेंट्स पर जाती है तो उसकी सांसें ही अटक जाती हैं। वो एक नज़र युक्ति की तरफ देखता है और फिर वो अपने पेरेंट्स को देखने लगता है। सब लोग अपना नाश्ता कर चुके थे, तो सब लोग उठकर उनके पास ही चले जाते हैं। तभी शिल्पी जी ने रुद्र को देखकर कहा, अब कैसे हो रुद्र? तो रुद्र ने कहा, अच्छा हूँ आंटी। तभी नयन जी ने कहा, आज के बाद तुम लोगों में से कोई भी बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाएगा, और अगर कोई गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नयन जी की बात सुनकर सब लोग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। फिर शिल्पी जी ने रुचि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी है मेरी बेटी? तो रुचि ने शिल्पी जी के गले लगते हुए कहा, अच्छी हूँ माँ। तभी अभी की माँ ने अभी को देखकर कहा, अभी हमें तुमसे कुछ बातें करनी हैं। तो अभी ने अपनी माँ से कहा, हाँ बोलिए माँ, क्या बात करनी है? तो अभी के पापा ने कहा, वैसे तो हम तुमसे 2 दिन पहले ही बात करना चाहते थे, लेकिन रोहित की हालत की वजह से बात नहीं कर पाए थे। तब अभी ने कहा, लेकिन बात क्या है डैड? तो अभी के पापा ने कहा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है और हम चाहते हैं तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाओ। अभी के पेरेंट्स की बातें सुनकर सब लोग शॉक्ड होकर अभी को ही देख रहे थे। वहीं अभी भी हैरान था। वहीं युक्ति बिना किसी एक्सप्रेशन के अभी को ही देख रही थी। अब अभी की हालत खराब हो चुकी थी। तभी अभी ने हिम्मत करके कहा, ओ मॉम डैड,
मैं नहीं जा सकता हूँ। तब अभी की मॉम ने अभी से कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अभी ने कहा, हाँ। तो अभी की माँ ने कहा, और क्या हम वो प्रॉब्लम जान सकते हैं? तो अभी ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, मॉम, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करोगी। तो किरण जी ने अभी को घूरते हुए कहा, ऐसा भी क्या है जो तुम प्रॉमिस करवा रहे हो? अभी कुछ बोलता उससे पहले ही आदि ने कहा, वो क्या है ना आंटी, अभी भाई ने शादी कर ली है और अब उन्हें आपको बताने से डर लग रहा है। आदि की बात सुनकर अभी और युक्ति की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वहीं बाकी सब अभी को घूर रहे थे। तभी किरण जी ने गुस्से में कहा, अभी क्या आदि जो बोल रहा है वो सच है? तो अभी ने कहा, हाँ मॉम, ये सच है और मैं आपको यही बताने वाला था। तो जी ने कहा, और तुम मुझे ये सब कब बताने वाले थे? तो अभी ने कहा, मैं आपको उसी टाइम बता देना चाहता था, लेकिन आप और डैड इंडिया से बाहर गए हुए थे तो मैंने इस बारे में आपको नहीं बताया। तब किरण जी ने कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? तुमने हमसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा? तो अभी ने कहा, मॉम, अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो आज मेरे साथ नहीं होती, इसलिए मैं शादी कर ली थी एंड आई एम सॉरी मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी किरण जी ने कहा, अच्छा ये सब तो ठीक है, अब हमें अपनी बेबी से भी मिलवा दो ताकि हम डिसाइड कर सकें कि वो हमारी बहू बनने लायक है भी या नहीं। तो अभी युक्ति को लाकर अपनी माँ के सामने खड़ा कर देता है। वहीं ये देखकर रूथ की फैमिली की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि युक्ति का पति कोई और है। वहीं युक्ति डरी सहमी सी अभी के पेरेंट्स के सामने खड़ी थी। तभी अभी की मॉम ने युक्ति से कहा, वैसे एक बात बताओ, तुम इस नालायक से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? किरण जी की बात सुनकर युक्ति एक नज़र अभी को देखती है। वहीं अभी को डर लग रहा था, अगर उसकी माँ को पता चल गया कि उसने युक्ति से ज़बरदस्ती शादी की है तो वह उसे झाड़ू से पीटने वाली हैं।